The fear of unemployment made workers hostile at the introduction of new technology. These conflict over the introduction of the Zeni continued for a long time. बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी से चिढ़ते थे। जब उन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू किया गया तो हाथ से ऊन काटने वाली औरतें इस तरह की मशीनों पर हमला यानी कि आक्रमण करने लग गई और उसका विरोध करने लग गई। जेनी के इस्तेमाल पर यह टकराव लंबे समय तक चलता रहा था। After the 1840s, building activity intensified in the cities, opening up greater opportunities of employment. Roads were widened, new railway stations came up, railway lines were extended, tunnels dug, drainage and sewerage laid, rivers embanked. The number of workers employed in the transport industry doubled in the 1840s and doubled again in the subsequent 30 years. 1840 के दशक के बाद यानी 1840 के दशक के बाद शहरों में निर्माण की गतिविधियां तेज़ी से बढ़ी, लोगों को नए रोजगार पैदा हुए, सड़कों को चौड़ा किया गया, नए रेलवे स्टेशन बने, रेलवे लाइनों का विस्तार किया गया, सुरंगें बनाई गई, निकासी और सीवर व्यवस्था बिछाई गई, नदियों के तटबंध बनाए गए। परिवहन उद्योग में काम करने वालों की संख्या 1840 के दशक में दोगुना और अगले 30 सालों में एक बार फिर दुगुना हो गई थी। अब थर्ड पार्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज, उपनिवेशों में औद्योगिकरण। लेट अस नाउ मूव टू इंडिया टू सी हाउ ए कॉलोनी इंडस्ट्रियलाइज। आइए अब भारत पर नज़र डालें और देखें कि एक उपनिवेश का औद्योगिकरण किस प्रकार से हुआ। द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स, भारतीय कपड़े का युग। बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्रीज, सिल्क एंड कॉटन goods from India dominated the international market in textiles. Armenian and Persian merchants took the goods from Punjab to Afghanistan, Eastern Paris and Central Asia. Trade links with Southeast Asia ports. भारतीय कपड़े का युग किस तरह रहा, आइए इसके बारे में जानते हैं। मशीन उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती उत्पादों का ही दबदबा रहता था, यानी उनकी डिमांड ज़्यादा रहती थी। बहुत सारे देशों में मोटा कपास पैदा होता था, लेकिन भारत में पैदा होने वाला कपास महीन किस्म का था। आर्मीनियन और फारसी सौदागर पंजाब से अफ़गानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया के रास्ते यहाँ की चीज़ें लेकर जाते थे। यहाँ के महीन कपड़े के थान ऊँटों की पीठ पर लादकर पश्चिम सीमा से पहाड़ी दर्रों रेगिस्तान के पार ले जाए जाते थे। मुख्य पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह से फलता फूलता समुद्री व्यापार चलता था। गुजरात के तट पर स्थित सूरत बंदरगाह के जरिए भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाह से जुड़ा हुआ था। कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से भी दक्षिण पूर्वी एशियाई बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार चलता था। निर्यात व्यापार के इस नेटवर्क में बहुत सारे भारतीय व्यापारी और बैंकर सक्रिय थे। वो उत्पादन में पैसा लगाते थे, चीज़ों को लेकर जाते थे और निर्यातकों को पहुंचाते थे। माल भेजने वाले आपूर्ति सौदागरों के जरिए बंदरगाह नगर देश के भीतरी इलाकों से जुड़े हुए थे। ये सौदागर बुनकरों को पेशगी यानी कि एडवांस देते थे और बुनकर यानी कि जो कपड़ा बुनकर तैयार करते थे, ये जिसे हम जुलाहा कहते हैं,
बुनकरों से तैयार कपड़ा खरीदते थे और उसे बंदरगाह तक पहुंचाते भी थे। बंदरगाह पर बड़े जहाज मालिक और निर्यात व्यापारियों के दलाल कीमत पर मोलभाव करते थे और आपूर्ति सौदागरों से माल खरीद लेते थे। 1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला यह नेटवर्क टूटने लगा था। A variety of Indian merchants and bankers were involved in this network of export trade, financing production, carrying goods and supplying exporters. Supply merchants linked the port towns to the inland regions. They gave advances to weavers, produced the woven cloth from weaving villages, and carried the supply to the ports. By the 1750s, this network controlled by Indian merchants was breaking down. The European companies gradually gained power, first securing a variety of connections from local courts, then the monopoly rights to trade. The 17th century, the gross value of trade the passed through Surat had been rupees 16 million. By the 1740s, it had slumped to rupees 3 million. यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ती जा रही थी और पहले उन्होंने स्थानीय बंदरगाहों से कई तरह की रियायतें हासिल की और उसके बाद उन्होंने व्यापार पर इजारादारी अधिकार प्राप्त कर लिए। इससे सूरत व हुगली दोनों बंदरगाह कमज़ोर पड़ गए हैं। पहले जिस कर्ज से व्यापार चलता था वह धीरे धीरे खत्म होने लगा। धीरे धीरे स्थानीय बैंकर दिवालिया भी हो गए। 17वीं सदी के आखिरी सालों में सूरत बंदरगाह से होने वाला व्यापार का कुल मूल्य 1.6 करोड़ रुपए था, जो कि 1740 के दशक तक यह गिरकर केवल 30 लाख रुपए रह गया था। While Surat and Hooghly decayed, Bombay and Calcutta grew. This shift from the old ports to the new ones was an indicator of the growth of colonial power. Trade through the new ports came to be controlled by European companies and was carried in European ships. While many of the old trading houses collapsed, those that wanted to survive had to now operate within a network shaped by European trading companies. सूरत व हुगली कमज़ोर पड़ रहे थे और बम्बई व कलकत्ता की स्थिति सुधर रही थी। पुराने बंदरगाहों की जगह नए बंदरगाहों का महत्व बढ़ता जा रहा था। औपनिवेशिक सत्ता की यानी कि दूसरे देशों के लोगों यानी कि जिन्होंने हमारे यहाँ आक्रमण कर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था, उन्हें औपनिवेशिक कहते हैं। औपनिवेशिक सत्ता की बढ़ती ताकत का संकेत था। नए बंदरगाहों के जरिए होने वाला व्यापार यूरोपीय कंपनियों के नियंत्रण में था, यानी वह दूसरों को व्यापार बिजनेस नहीं करने देती थी, वो जैसा चाहते थे वैसा करवाते थे और यूरोपीय जहाज़ों के जरिए ही उनका व्यापार होता था। बहुत सारे पुराने व्यापारिक घराने ढह चुके थे। जो बचे रहना चाहते थे उनके पास भी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के नियंत्रण वाले नेटवर्क में काम करने के अलावा कोई भी चारा उनके पास नहीं बचा था, यानी कोई भी रास्ता उनके पास नहीं था कि वो अपना काम कर सके, क्योंकि यूरोपीय कंपनियां उन पर पूरी तरह से नज़र रखती थी।